दिलों के हकदार वो नहीं हैं जिनके ख्वाब बड़े हैं, बल्कि वे हैं जो जिद पे अड़े हैं। अगर आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी एमटीएस के जरिए दे रहा है आपको सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है सीआरपीएफ का एग्ज़ाम ये जो 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होने वाला है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर आपकी जो क्लासेस चलती हैं जीके जीएस स्पेशल, ये शाम 6 बजे आपकी क्लास होती है। तो सभी बच्चे उसमें ज़रूर जो है ज्वाइन होइएगा, क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपकी क्लास होती है। एसएससी जीडी वाले बच्चे भी उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। अभी आपने जैसे एग्ज़ाम्स देखे होंगे, कुछ एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं एसएससी जीडी के, तो उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन उस क्लास से पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम वहाँ क्वेश्चन वहाँ से एग्ज़ाम में आए हैं, तो वो बच्चे भी उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होने वाली है। तो एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाएंगे। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये आप जो क्लास होगी ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर आपको मिलने वाली है, क्योंकि किसी कारण जो काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। अभी जो है हम जल्द ही कंटिन्यू लाइव होंगे, लेकिन जो ऐसा आपको बिल्कुल भी जो नहीं समझना है कि जो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आपको यहाँ पर चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं समझाई गई हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर समझाई जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश डैश आपातकाल उद्घोषणा से संबंधित है। यानी कि 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। अनुच्छेद 235 है, अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 325 है या अनुच्छेद 253 है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 352 ये किससे रिलेटेड है, ये आपके नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। किससे? राष्ट्रीय आपात से ये रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, किससे? राष्ट्रीय आपात से ये रिलेटेड है। अगर मैं आपात उपबंध की बात करूं तो भारत में 3 प्रकार के आपात उपबंध की बात की गई है। आर्टिकल 352 है, जिसे राष्ट्रीय आपात आप कहते हैं, जो कि भारत में 3 बार यहाँ पर लग चुका है। 1962 में, 1971 में, 1975 में 3 बार ये भारत में लग चुका है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितनी बार, तो 3 बार इसको भारत में लगाया जा चुका है। कब कब? 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 आंतरिक गड़बड़ी के कारण या आंतरिक अशांति के कारण। ये 3 प्रकार से यहाँ पर लग चुका है, ये आप ध्यान रखिए ना। 2 बार ये जो है युद्ध के कारण, ठीक है ना, 2 बार बाह्य युद्ध के कारण इसको लगाया जा चुका है। यहीं पर 356 की अगर मैं बात करूं तो 356 किससे? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से ये संबंधित है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं आर्टिकल 360 की, तो ये वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से ये संबंधित है। भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। जबकि राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करते हैं तो किसी राज्य या किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में, किसी राज्य विशेष क्षेत्र में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या वहाँ की सरकार जो है संवैधानिक तंत्र के अनुरूप या उसके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, तो वहाँ पर राज्यपाल की सिफारिश के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इतनी सारी चीजें जी तो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम,
86वां संविधान संशोधन अधिनियम या 43वां संविधान संशोधन अधिनियम? तो ध्यान रखिएगा, जो दल बदल जो विरोधी कानून है ये कहाँ पर इसका वर्णन है? तो ध्यान रखेंगे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको अनुसूची 10 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से कई प्रकार से आपके बन जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ से क्वेश्चन जो है किस किस प्रकार से बनेंगे, तो ये आपका अनुसूची 10 में शामिल है। किसमें? अनुसूची 10 में इसको शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें दल बदल विरोधी जो भी प्रावधान है यहाँ पर दिए गए हैं। तो अनुसूची भी पूछी जाती है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। जबकि आपका ये 52वां संविधान संशोधन है, ये कब हुआ? 1985 में ये हुआ है। कब हुआ है? 1985 में ये हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर अगर सेकंड की मैं बात करूं तो ये 44वां संविधान संशोधन है, ये 1978 में किया गया था। ठीक है ना? कब? 1978 में। और इसी के तहत संपत्ति का जो अधिकार था इसको क्या कर दिया गया? इसको बना दिया गया था आपका वैधानिक या विधिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 300A में जिसका वर्णन है। किसमें? आर्टिकल 300A में इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं हम 86वें संविधान संशोधन की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा, जो कि उसके माता पिता भी करेंगे, ये भी वहाँ पर मेंशन है। राज्य सरकारों का भी ये कर्तव्य होगा, और ये मौलिक अधिकारों में भी इसको शामिल कर दिया गया है। यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी इसको शामिल किया गया। हमारे जो डीपीएसपी हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्यों को भी ये अधिकार होगा, या राज्य अपनी स्वेच्छा से इस काम को अनिवार्य रूप से करेंगे कि हमारे प्रांत में जितने भी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना अनिवार्य है। और ये हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ होती हैं, जिनको हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं, वो भी यहाँ पर मेंशन है। वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का यहाँ पर प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तारपोरा समिति है, राधा कृष्णन समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है, या बलवंत राय मेहता समिति है? तो ध्यान रखिएगा ये समिति का नाम आप नहीं भूलिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, इनको शामिल किया गया। सेकंड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बन सकता है कि इसको हमने किस देश से ग्रहण किया? तो इसको हमने रशिया से ग्रहण किया है। कहाँ से? रूस से हमने इसको ग्रहण किया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि जब मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तो इनकी संख्या कितनी थी? तो इनकी संख्या थी टोटल 10 उस समय संख्या हुआ करती थी, ठीक है ना, 10। इनको कब शामिल किया गया? तो इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अब वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा ये भाग 4 क में इनका वर्णन है। टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ध्यान से सुनेंगे, 22 भाग है, उसमें से एक भाग है भाग 4। भाग 4 में वर्णन है डीपीएसपी का, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वहां वर्णन है। लेकिन भाग 4 क में क्या है, या ए जिसको आप बोलते हैं, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो अनुच्छेद 51 क में जिसका वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो 51 क, ठीक है ना, 51 क इसमें वर्णित है। ये जो 11वां यहाँ पर मौलिक अधिकार जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, बार बार मौलिक अधिकार याद आ रहा है। मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो 11वां जो जोड़ा गया, ये आपको अभी मैंने बताया 86वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान दिया गया था। चीज़ें क्लियर हुई या नहीं? ठीक है ना, एक बार बच्चे जरूर कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यहाँ पर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को? बहुत ही अच्छा सा ये क्वेश्चन है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन सबमिट हिज
रिकग्निजेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो ध्यान रखिएगा डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या आपके वॉइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 93 में क्या क्या है, पीठासीन अधिकारियों के बारे में यहाँ वर्णन है। किसके? पीठासीन अधिकारी जो लोकसभा के होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर मैं लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं, किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, पहले हम बात करेंगे इनकी नियुक्तियों पर। तो इनकी जो नियुक्तियां हैं ये होंगी इनके सदस्यों के द्वारा। जो लोकसभा के सदस्य चुनकर जाते हैं सदन में, वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है ना। दूसरा, इनकी शपथ से अगर क्वेश्चन आता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते, अध्यक्ष पद की ये शपथ नहीं लेते। दूसरा आपको ध्यान रखना है ये सदस्य पद की शपथ लेंगे, यानी कि जब ये लोकसभा के लिए नियुक्त होते हैं तो राष्ट्रपति इनको सदस्यता की शपथ दिलाते हैं, लोकसभा की इनको अध्यक्षता की शपथ नहीं दिलाई जाती, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अपना जो इस्तीफा देंगे, अपना जो इस्तीफा है किसको सौंपेंगे? ये उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। किसको? उपाध्यक्ष को अपना ये इस्तीफा सौंपते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा, तो उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। किसको? अध्यक्ष को सौंपता है, यानी कि ये इसको अपना इस्तीफा देगा। अगर इसको इस्तीफा देना है तो ये एक दूसरे को आपको यहाँ पर याद रखना है, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर इस्तीफा सौंपते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित होगा, राष्ट्रपति से, वित्तीय आपात से या राष्ट्रीय आपातकाल से? किससे ये संबंधित है? आपका आर्टिकल 61, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 61 में किस चीज का वर्णन है? महाभियोग का वर्णन है। किसका? महाभियोग का यहाँ पर वर्णन है, ध्यान रखिएगा। अब ये महाभियोग किस पर? महाभियोग राष्ट्रपति पर, ठीक है ना। अगर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है तो उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो उसको हम महाभियोग के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आर्टिकल 61 में जिसका वर्णन है। अब ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसे प्रारंभ होगी, तो ये लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी ये प्रारंभ हो सकती है। अगर लोकसभा में ये प्रारंभ होती है तो 100 सदस्यों का इसमें क्या चाहिए? प्रस्तावक इसमें 100 सदस्य होने चाहिए, जबकि इसमें 50 सदस्यों का यहाँ पर प्रस्ताव होने अनिवार्य है। दोनों आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा में अगर वो बिल लेके आते हैं तो उसमें 100 सदस्य की आवश्यकता पड़ती है, राज्यसभा में 50 सदस्यों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद जो लोकसभा पीठासीन अधिकारी होंगे वो इसको स्वीकार व अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर स्वीकार हो जाता है तो उसमें फिर उसको जो है सदन में पास करना होता है। सदन में पास होने के बाद एक समिति बनती है, समिति उसकी जांच करती है। अगर जांच में चीज़ें सही पाई जाती हैं तो इनको अपने पद से हटना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 61 में जिसका वर्णन है। मौलिक कर्तव्यों की हम बात करें तो भाग 4 यानी कि 51A में इनका वर्णन किया गया है। वित्तीय आपात की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360 में इसका वर्णन है, और राष्ट्रीय आपात की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 352 में इनका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। किसमें? आर्टिकल 352 में। चलिए नेक्स्ट है, आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं, जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? ध्यान से सुनना, जो नक्षत्रों की यहाँ पर बात होती है, एक नक्षत्र है जिसको हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देखते हैं, उसको हम एक विशेष नाम से जो है बुलाते हैं। उसको हम कैसियोपिया कहते हैं, ऊषा माइनर कहेंगे, ओरियन कहेंगे या ऊषा मेजर कहेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको ध्यान रखना। ऊषा मेजर हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उर्सा मेजर उसको कहते हैं। दूसरे अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। इसको हम बिग डिपर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका अन्य नाम है बिग डिपर। दूसरा, इसको ग्रेट बियर भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट बियर भी इसको हम कहते हैं। तीसरा, इसको हम करछी भी बुलाते हैं, करछी। सप्तऋषि भी हम इसको ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि भी हम इसको ही
कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि ज्वार भाटा के द्वारा जो निर्मित हुआ ज्वारीय बंदरगाह जो है, ठीक है ना, ये कौन सा है? विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। तुतीकोरिन कहाँ पर है? केरल में। और आपका चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो ध्यान रखेंगे आपका जो ज्वारीय बंदरगाह है ये कांडला बंदरगाह है। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जिसको सर क्रीक भी हम कहते हैं, क्रीक बंदरगाह भी इसको कहते हैं, क्रीक बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है, आपके लिए होमवर्क है। क्या आपको बताना है कि कांडला जो बंदरगाह है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, तो इसका नाम जो परिवर्तित हुआ इसको हम किस नाम से जानते हैं? कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो ये है आपका कांडला बंदरगाह। चलिए दूसरा आपको ध्यान रखना है, क्या आप ध्यान रखेंगे कि इसको जो है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? आप सभी जानते हैं कि भारत में जो है धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर हमें मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 25। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी कि आप जो है क्या कर सकते हैं, अंतःकरण से आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए आप सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। किसी भी धर्म को अपनाने के लिए आपको किसी भी जोर जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है, आप स्वेच्छा से उसको स्वीकार कर सकते हैं। उसका पालन पोषण का मतलब ये है कि आप उसको आत्मसात कर कर उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है आपके आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। अगर बात की जाए आपका अनुच्छेद 15 से, तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके? समता के जो अधिकार से के अंतर्गत आता है, जो आपके कहाँ पर है? 14 से 18 तक जिनका वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 19 से 30 तक इसका वर्णन है। बात की जाए आर्टिकल 20 की, तो स्वतंत्रता की अधिकार आपने पढ़ा होगा। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको यहाँ पर आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक क्या दी गई हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं कुछ दी गई हैं, उनमें से ही एक आपका आर्टिकल 20 है, जो दो सिद्धि से आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, निम्न में से कौन सा हिमपात वाली नदी है? यमुना, गोदावरी, कावेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर ऑफ द स्नो, ठीक है ना। जहां पर हिमपात होता है, हिमपात मतलब हिम का मतलब क्या है? बर्फ, ठीक है ना, बर्फबारी जहां पर होती है, किसको? इस नदी को हम कहते हैं, ठीक है ना। हिमपात वाली नदी कौन सी है? यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है या नर्मदा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी को हम हिमपात वाली नदी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है, जहां पर एक बंदरपुच नामक स्थान पड़ता है, तो ये वहां से इसका क्या है? उद्गम स्थल है। इसको भी आप लिखेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और बंदरपुच एक जगह है, बंदरपुच, यहां से इसका उद्गम स्थल है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? गंगा की है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चीजें क्लियर हैं या नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बना है? काली मिट्टी से बना है, पीली मिट्टी से बना है, सूक्ष्म मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, अगर हम उत्तरी मैदान की बात करते हैं तो भारत का जो उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे? जलोढ़ मिट्टी से। यानी कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भारत में हिमालयी नदियां हैं, ठीक है ना, बहुत सारी हिमालयी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, ठीक है ना, गंडक, रामगंगा,
ताप्ती, कोसी, ये सारी जो हिमालयी नदियां हैं और ये अपने साथ जो अपर्दन लेके आती हैं, मिट्टी के कटाव करके लाती हैं और इनको ये यहाँ पर लाकर छोड़ती हैं। तो इससे जो मिट्टी का निर्माण होता है इसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है ना, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी गेहूं की फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। आपको जो आपकी गन्ने की फसल होती है, आपकी जो चावल फसल है, ठीक है ना, ये चावल की फसल के लिए भी सर्वोत्तम मानी जाती है, ये चने की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सरसों की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये उत्तर भारत के जो मैदान हैं ये जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ठीक है, अगर काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो काली मिट्टी आपकी क्या है, ये कपासी मिट्टी इसको कहते हैं, रेंगुर मिट्टी इसको हम बोलते हैं। रेंगुर मिट्टी मतलब जो आपके काली मिट्टी का दूसरा नाम है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है। शुष्क मिट्टी की अगर हम बात करें तो आपको राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाएगी, यानी कि जो रेतीली और शुष्क होगी उसको हम शुष्क मिट्टी कहते हैं। इसका जो अगर भारत में विस्तार देखा जाए तो ये मोस्टली आपको राजस्थान वाला जो मरुस्थल क्षेत्र है वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल के ग्रह के क्रम और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, तो ध्यान रखिएगा ये बृहस्पति ग्रह है। ये सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये बृहस्पति है और सबसे ज्यादा ग्रहों वाला भी ग्रह इसी को ही कहते हैं, जिसके 67 उपग्रह हैं। कितने हैं, 67 उपग्रह हैं। बात की जाए अगर पृथ्वी की, ठीक है ना, बात की जाए अगर पृथ्वी की, तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है, जिसको कहते हैं चंद्रमा हम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चंद्रमा हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है ये सबसे पहले आपको कहां पर जो है प्रस्तुत किया गया, 1965-66 में, 1972-73 में, 1948-49 में या 1950-51 में। आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे आपको बता दूं, बजट से पहले इकोनॉमी सर्वे जारी किया जाता है, जिसमें भारत सरकार या जो भी सरकार है, यानी कि भारत सरकार ही हम कहेंगे, उसको पार्टी विशेष का रूप नहीं देंगे, ठीक है ना, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ठीक है ना, किस पर कितना खर्च करना है, कैसे करना है, कितना खर्च कहां पर हुआ, इन सभी का एक सर्वे ओवरऑल दिया जाता है कि हमने ये सर्वे किया है, इस बार जो हमारा बजट होगा हम इतना खर्च यहां पर करेंगे, इतना खर्च इस योजना पर करेंगे, इतना खर्च हम महिलाओं पर करेंगे, इतना खर्च हम बच्चों पर करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में इतना खर्च होगा। बजट में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। इसी को आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक सर्वे हम कहते हैं, जो कि बजट से पहले पेश किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1950-51 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसको कौन तैयार करता है, तो आर्थिक मामलों का विभाग। क्या है, आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग इसको तैयार करता है। और हमारा जो वित्त मंत्रालय है, दोनों मिलकर इसको क्या करते हैं, दोनों मिलकर इसको तैयार करते हैं। चीजें क्लियर है या नहीं, एक बार बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, आपका दचिगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तराखंड में है या जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखेंगे जो आपका दचिगम नेशनल पार्क है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। और ये आपको ध्यान रखना है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, ये कश्मीरी मर्ग या हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके, कश्मीरी मर्ग या हिरण के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आप ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर आपको जिम कॉर्बेट का ध्यान रखना है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट आपको ध्यान रखना है। आपको फूलों की घाटी याद रखना है, फूलों की घाटी आपको ध्यान रखना है। राजाजी टाइगर रिजर्व आप ध्यान रखेंगे, राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपका दचिगम कहां पर है, दचिगम आपका है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं होता। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। निम्नलिखित में से उत्पादन जब आप करते हैं तो कौन सा कारक उसमें शामिल नहीं होगा, उसमें आपका पूंजी नहीं लगेगी, जो आपकी लेबर होती है, श्रम जिसको बोलते हैं, वो नहीं लगेगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा या उसमें भूमि नहीं लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं,
कोई छोटे से स्तर पे अभी आप उसको सोच के देखिएगा कि आपको किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो उस पर क्या चीज़ आप शामिल नहीं करते हैं। पूंजी नहीं लगाएंगे आप, उसमें पूंजी नहीं लगाएंगे, रॉ मटेरियल आपको खरीदना होता है नहीं खरीदना होता है, कोई भी चीज़ आप उत्पाद करते हैं, ठीक है ना, आपको उसमें लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, टैक्स उसमें इनिशियल फेज में नहीं जरूरत पड़ती, प्रोडक्शन में टैक्स की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होती, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको वहाँ पर लैंड की भी आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी, बेसिक ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ने वाली है। जैसे आप देखिएगा, ठीक है ना, आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा, फिर उसके बनाने के लिए आपको लेबर चाहिए, कोई इंजीनियर आपको चाहिए, ठीक है ना, मशीन्स आपको चाहिएगी, ठीक है ना, आपको भूमि चाहिए, पानी चाहिए, बिजली, सड़क, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, लेकिन टैक्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। चलिए, अर्थव्यवस्था में उस स्थिति जो क्या कहते हैं, पूछना चाह रहा है, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब बेरोजगारी प्रचलित होती है, ठीक है ना, तो ये है आपकी द्रुत स्फीति कहेंगे, मुद्रास्फीति जनित मंदी इसको कहा जाएगा। जब पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको मुद्रास्फीति हम बोलते हैं, उसके द्वारा बेरोजगारी आएगी। अतिस्फीति हो जाएगी या व्यक्तिगत ऋण ज्यादा हो जाएगा, उस चीज को हम क्या कहते हैं जब बेरोजगारी प्रचलित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसको हम मुद्रास्फीति जनित मंदी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जब मनी की वैल्यू, पैसे की जो वैल्यू है ये कम हो जाती है, ठीक है, तो मंदी, इसी के कारण जो मंदी आती है इसको ही हम बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम बेरोजगारी प्रचलित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपकी जो मनी की वैल्यू है ये कम हो जाना। पहले आप 100 रुपये में 1 किलो जो है कोई सामान खरीद कर लाया करते थे, लेकिन अब 1 किलो सामान वो 100 रुपये में नहीं मिलता, या तो 1 किलो के लिए आपको ज़्यादा पे करना होगा या 100 रुपये में आपको 1 किलो से कम सामान मिलेगा। इसी को मनी ऑफ वैल्यू का रिसेशन कहते हैं या मुद्रास्फीति इसको कहा जाता है। चलिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है, पीला है, नारंगी है, लाल है या सफेद है, ठीक है ना, इनमें से क्या रंग है ये आपको पूछ रहा है। सूर्य द्वारा जो प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है इसका रंग किस प्रकार का होता है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य द्वारा जो रंग प्रकाशित किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, इसका जो रंग होता है ये सफेद होता है। वैसे आपने पढ़ा होगा, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, VIBGYOR, यानी कि आपका यहाँ पर वॉयलेट हो गया, वॉयलेट है, यहाँ पर इंडिको है, इंडिको, यहाँ पर आपका ब्लू है, ये यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर आपका ग्रीन हो जाता है, यहाँ पर आपका येलो हो जाता है, येलो, और यहाँ पर आपका रेड हो जाता है, ऑरेंज और रेड, ऑरेंज और रेड। और यहीं से क्वेश्चंस बनता है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, तो वॉयलेट रंग की होगी। सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है ये किसकी होती है, ये रेड कलर की होती है, जो आप हमेशा देखते हो ट्रैफिक्स वगैरह में देखते हो, गाड़ी की बैकलाइट में आप देखते हो, आपको जो रुकने का संकेत देता है उसका रीज़न यही है कि आपको दूर से दिख जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है। धारा को मापा जाएगा, वायुमंडलीय दाब को मापा जाएगा, आर्द्रता को मापा जाएगा या ऊंचाई को मापा जाएगा, किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, तो बैरोमीटर के द्वारा हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, किसे, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होगा उसको हम इसके द्वारा नापते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्रता की अगर बात की जाए तो आर्द्रता हम नापते हैं किसमें, हाईग्रोमीटर, लिखेंगे क्या है, हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर में इसको हम नापते हैं। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई के लिए हम ए मीटर का प्रयोग करते हैं, किसका, ए मीटर का हम यहां पर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, अल्टीमीटर का यहां पर हम प्रयोग करते हैं। चलिए, धारा की अगर बात करें या आप कह सकते हैं करंट की हम बात करें तो एम्पियर का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं या ए मीटर का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा है का योग ऊर्जा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है, यानी कि आपकी ये तीनों जो है गतिज ऊर्जा जो है ये यहाँ पर आपकी स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का
योग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इसका ये योग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है ना, ओजोन के एक अणु है उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये 3 परमाणु होते हैं। ओजोन जो परत है ये वायुमंडल में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है, और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये जो पृथ्वी से पर जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, कैसी अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं उसको रोकने के लिए काफ़ी कारगर होती है, ये हमें बचाती है। ठीक है ना, अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है तो ये मानव के लिए, मनुष्य की त्वचा के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। ये कैंसर जैसे रोग, त्वचा संबंधी रोगों को फैला सकती है या इससे होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का एक अयस्क है? डोलोमाइट जो है ये किस धातु का एक अयस्क है? तो डोलोमाइट एक अयस्क है किसका? कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का ये एक क्या है? कैल्शियम का ये एक अयस्क है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मिश्रण है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। डोलोमाइट कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका कार्बोनेट, मैग्नीशियम और आपका यहां पर कार्बोनेट, इसका एक मिश्रण होता है डोलोमाइट। ठीक है ना, इसका एक क्या होता है? मिश्रण होता है डोलोमाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है? यानी कि आपने देखा होगा जब लहसुन और प्याज आप छीलते हैं या उसको दबाते हैं तो उसमें से पीला पीला एक पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, और उसमें से एक गंध आती है। तो वो जो गंध आती है किसके कारण से आती है? या जो वो पीला पदार्थ है वो किसके कारण से होता है? तो ये एलिसीन के कारण होता है। किसके? एलिसीन के कारण ये होता है, आपको ध्यान रखना है। एलिसीन के कारण इसमें हल्का पीला पदार्थ निकलता है, हल्का पीला पदार्थ यहां से निकलेगा, और साथ ही साथ आपका क्या होगा? यहां पर गंध आएगी। क्या आएगी? गंध यहां पर आएगी। तो ये दोनों चीजें किसके कारण होगी? ये दोनों चीजें एलिसीन के कारण ही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? अस्थमा के, चिकन पॉक्स के, पोलियो के या तपेदिक के? किसके कारण BCG का टीका लगाया जाता है? तो ये तपेदिक जो बीमारी होती है इसके रोकथाम के लिए यहाँ पर BCG का टीका लगता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि जो तपेदिक का रोका है या BCG का टीका है इसको किसके द्वारा इजाद किया गया, किसके द्वारा इसको खोजा गया, किसने इसको बनाया, तो ध्यान रखेंगे 2 व्यक्तियों के नाम आपको नहीं भूलने। एक है अल्बर्ट कैलमेट। कौन है? अल्बर्ट कैलमेट है। और दूसरे कौन है? ये है कैमिली गुआरिन। लिखेंगे कैमिली गुएरिन। ठीक है ना, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन, इन दोनों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्रासीय रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? यानी कि जो प्रोटीन को पचाने में इनमें से कौन सा एंजाइम काफी हेल्प करता है? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ग्रास्ट्रिक जूस रेस्पॉन्सिबल तो फॉर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स? यानी कि जो आपके प्रोटीन्स आप लेते हैं, और आपको मैं बता दूं प्रोटीन्स एक ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट हैं जो आपको बाहर से लेने होते हैं। ठीक है ना, आपके शरीर में इनका जो है निर्माण नहीं होता। अगर हम बात करें विटामिन्स की, ठीक है, प्रोटीन आपके शरीर में बनते हैं, लेकिन विटामिन जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पर खाने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोटीन को पचाने के लिए जो है किसका? ट्रिप्सिन का हम प्रयोग करते हैं। किसका? ये ट्रिप्सिन रस है जो आपके शरीर में अग्नाशय में आपको पाया जाएगा। छोटी आंत में ये इसको तोड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटीन को ट्रिप्सिन कहाँ पर तोड़ता है, तो छोटी आंत में इसको तोड़ता है। ठीक है ना, कहाँ पर? छोटी आंत में इसको तोड़ता है। चलिए, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या अकबर ने? हु गोट द बादशाही मॉस्क्यू कंस्ट्रक्ट इन लेबर?
लाहौर, सॉरी लाहौर में किसने इसको कराया था, क्वेश्चन नंबर 24। तो ध्यान रखिएगा 1963 में किसने, 1963 में औरंगजेब के द्वारा इसको कराया गया था। 1763 की 1663 63 नहीं 1673 में औरंगजेब ने इसका बादशाही मस्जिद, ध्यान रखिएगा बादशाही मस्जिद का कहां पर, लाहौर में इसका निर्माण कराया था। कहां पर कराया था, लाहौर में इसका निर्माण कराया था। अच्छा, एक क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे कि आपका जो लाल किला है इसका निर्माण किसने कराया। ये जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना, आगरा का जो किला है, आगरा का किला, इसका निर्माण किसने कराया। फतेहपुर सीकरी का जो किला है, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, इसका निर्माण किसने कराया। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, तीनों आपको आंसर कमेंट में बताने हैं, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। कामरान मिर्जा है, शेर शाह सूरी है, शाह आलम द्वितीय है या दारा शिकोह है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो शेर शाह है इनका संबंध किससे नहीं है, मुगल साम्राज्य से नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ये जो आपके शेर शाह हैं ये जो है इनका जो अगर देखा जाए जन्म 1486 में इनका जन्म हुआ था। फरीद खान के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो है आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो कैपिटल थी या इनकी जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ये किसको बनाया था, सासाराम जो बिहार में स्थित है उसको राजधानी बनाया। तीसरा, इनकी जो मृत्यु हुई 1545 में हुई थी। और इनको आपको ध्यान रखना है, आपने कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध सुना होगा जिसमें इन्होंने हुमायूं को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो वो यही शेर शाह सूरी हैं जिन्होंने मुद्रा जो है रुपया जो है मुद्रा चलाई थी, अपनी जो करेंसी चलाई रुपया, ठीक है ना, रुपया चलाने वाले करेंसी ये कौन थे, ये शेर शाह सूरी ही थे। चलिए नेक्स्ट है, खिलजी वंश ने तक दिल्ली पर शासन किया। 1290 से 1320 तक, 1206 से 1290 तक, 1320 से 1414 तक या 1400 से 1415 तक जो खिलजी वंश था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, बहलोल अलाउद्दीन खिलजी है आपका, ठीक है ना, और इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, पद्मावत मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये खिलजी जो वंश था ये कब से कब तक भारत पर इसने शासन किया था, ठीक है ना। तो खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहा है। अगर हम मामलुक वंश की बात करें, मामलुक वंश, ठीक है ना, 1206 से 1290 तक ये रहा। कौन सा था, ये मामलुक वंश था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। इसके बाद 1320 से अगर 1314 की बात करें, 14 से 14 तक की, यहाँ पर तुगलक वंश है, क़यासुद्दीन तुगलक के द्वारा जिसको बनाया गया था। 1414 से 1451 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैयद वंश था। कौन सा, सैयद वंश यहाँ पर था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। जब प्लासी का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1757 में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो थे कौन थे, सिराजुद्दौला कंप्लीट यहाँ पर हार चुके थे, ठीक है ना। तो इसमें बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो मीर जाफर जो कि इनका सेनापति हुआ करता था, इसको बनाया गया था। किसको, ये किसका सेनापति था, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित मदन मोहन मालवीय को डैश के नारे की लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने किस नारे को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने वंदे मातरम को बनाया, इनकलाब जिंदाबाद को, जय जवान जय किसान को, या सत्यमेव जयते को। तो सत्यमेव जयते जो नारा है इसको इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। किसने, मदन मोहन मालवीय ने। सत्यमेव जयते जो नारा है इसको हमने कहां से लिया, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। ड्यूरिंग विच ऑफ द नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, यानी कि स्थिति अब ऐसी है या तो कुछ करना होगा या हमको मरना ही होगा। तो ये नारा इन्होंने दिया था कब, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसको इन्होंने शुरू किया था। तो ये किस आंदोलन की देन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की ये देन है, ठीक है ना। कम साले एक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। काम साले इज द ट्रेडिशनल डांस ऑफ द स्टेट।
कर्नाटक का, गुजरात का, गोवा का और असम का। तो ध्यान रखिएगा जो कामसाले है ये आपको कर्नाटक का एक क्या है, लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। किसका, कर्नाटक राज्य का ये नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है ना। और भी जो है चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप उसको लिख के जरूर रखिए, आप लाइव क्लास में उसको पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा एसएससी मेकर के द्वारा यहाँ पर विभिन्न कोर्सेज आपके लिए चलाए गए हैं, जैसा आपका सीआरपीएफ के लिए आपका अभय बैच है, एसएससी एमटीएस के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, एसएससी सीजीएल के लिए आपका आरएम बैच यहाँ पर चलाया गया है, एसएससी सीएचएसएल के लिए आपका श्योर सिलेक्शन यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इन सभी में आपको क्लासेस जो वीडियो रिकॉर्डेड मिलने वाली है, क्लास नोट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, डाउट सेशन की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसीज 40,000 वैकेंसीज आने वाली है, इसको ध्यान में रखते हुए आपका यहाँ पर कोर्सेज चलाए गए हैं। 3,000 जो है आपकी वैकेंसीज किसकी हैं, ये यूपीएसआई की वैकेंसीज है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें सभी जो सब्जेक्ट आपके होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस जो भी है वो बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। इसके अलावा आपकी क्लास की जो टाइमिंग है, 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, 9 बजे मैथ की क्लास है, 11 बजे जीके जीएस की क्लास है और 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, 4 बजे आपकी रीजनिंग की, 5 बजे आपकी सीआरपीएफ के लिए हिंदी की स्पेशल क्लास यहाँ पर चलाई गई है, 6 बजे आपकी जो क्लास चलती है ये वाली क्लास चलती है जो आपको कराई गई है, ठीक है ना। 8 बजे आपकी यहाँ पर क्लास होती है जिसमें अजय सर के द्वारा बेसिक से चीज़ें यहाँ पर आपको कराई जाती हैं, बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कराया जाता है। एसएससी मेकर का ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, ऐप से आपको यहाँ पर क्या, आपको यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, पीडीएफ आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है जो आपको ज्वाइन करना है। यहाँ से क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, पीडीएफ मिलती रहेगी, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव जो भी हम करते हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। ये यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर का ऑफिशियल लिंक आपको दिया गया है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। तो ये था आज का आपका क्लास, आपको कैसा लगा, और क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी के साथ, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।